Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 96. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 95 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 96 से। सेक्शन 96 बात करता है रीसीलिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज़। अब ये वोट्स की गिनती ख़त्म होने के बाद के जो प्रोसीजर हैं उसको इस सेक्शन में बताया गया है कि पैकेट्स को दोबारा सील करना और कॉपीज़ जो प्रोवाइड करनी है उसका क्या तरीक़ाकार है। सो सेक्शन 96 कहता है द रिटर्निंग ऑफिसर शैल इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट एंड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट reseal in the prescribed manner the packets and statements opened by him for the purpose of consolidation, permitting such of candidates and their election agents to sign the packets and affix their seal to such packets. इसमें कहा गया है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर वोट की गिनती मुकम्मल कर लेता है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट यानी कि जो पूरा रिज़ल्ट है उसकी एक रिपोर्ट और फाइनल कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट यानी कि जो फाइनल मजमूई नतीजा है वो तैयार कर लेता है, तो फिर वो तमाम पैकेट्स और वो तमाम स्टेटमेंट्स जो इसने वोट की गिनती के दौरान खोले थे उन्हें कानून के मुताबिक दोबारा सील करेगा और साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स या वो इलेक्शन एजेंट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको परमिट करेगा कि वो इन पैकेट्स के ऊपर अपना सिग्नेचर करें और साथ ही साथ इन पैकेट्स के ऊपर अपनी मोहर भी लगाएं। सो सिंपली सेक्शन 96 किस बात के बारे में बताता है कि वोट की गिनती के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम मटेरियल को एक सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से दोबारा सील किया जाए और जो कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं उनको इस अमल में शामिल होने दिया जाए ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि ये जो भी इंतखाबी नताइज तक जितना भी तरीक़ाकार अपनाया गया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 97 के ऊपर। सेक्शन 97 बात करता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स की। अब सेक्शन 96 में वोटों की बराबरी की बात की गई है। सो वेयर आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट there is an equality of vote between two contesting candidates, the returning officer shall declare both the candidate is returned and each one of them shall be entitled to represent his constituency. अगर फाइनल रिजल्ट के बाद दो कैंडिडेट्स के वोट बराबर हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर उन दोनों को कामयाब डिक्लेयर करेगा और फिर ये दोनों कैंडिडेट्स अपने हलके को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि असेंबली में आधे टाइम पीरियड के लिए एक कैंडिडेट अपॉइंट होगा और आधे टाइम पीरियड के लिए दूसरा कैंडिडेट अपॉइंट होगा। सब सेक्शन 2 द रिटर्निंग ऑफिसर शैल ड्रॉ अ लॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स रेफर टू इन सब सेक्शन 1 टू डिटरमिन एज टू हु शैल सर्व एज द मेंबर ऑफ असेंबली फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ द ऑफिस एंड द नेम ऑफ कैंडिडेट हुज नेम इज ड्रॉन इन लॉट शैल बी नोटिफाइड एज सच इन द ऑफिशियल गजेट बाय द कमीशन। अब इन दोनों कामयाब उम्मीदवारों में से पहले आधे अरसे के लिए कौन असेंबली का मेंबर अपॉइंट होगा इसका फैसला लकी ड्रॉ के ज़रिए किया जाएगा और जो उम्मीदवार इस लकी ड्रॉ में इस कुरानंदाजी में अपॉइंट होगा इसका नाम फिर ऑफिशियल गजेट में एज मेंबर पब्लिश कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 3 The returning officer shall draw lots in the presence of such of the contesting candidates and their election agents as may be present. अब ये लकी ड्रॉ या ये कुरानंदाजी उस वक्त की जाएगी जब ये तमाम कैंडिडेट्स या इनके एजेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। सब सेक्शन 4
The returning officer shall keep the record of proceedings and obtain on the proceedings signature of such candidates and election agents as have been witness to proceeding, and if such person refuses to sign, such fact shall be recorded. रिटर्निंग ऑफिसर इस कुरंदाजी का जो भी रिकॉर्ड है वो अपने पास रखेगा और इस लकी ड्रॉ पर जो वहाँ पर कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स मौजूद होंगे उनके सिग्नेचर लेगा, और अगर कोई सिग्नेचर देने से इनकार कर दे तो फिर इस बात को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, इफ इन केस ऑफ द डेथ और एनी अदर कॉज वन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स फेल्स टू अज्यूम द ऑफिस एज अ मेंबर और हिज सीट बिकम वैकेंट, द अदर सर्वाइविंग कैंडिडेट शैल सर्व एज द मेंबर फॉर होल ऑफ द टर्म ऑफ असेंबली। अगर किसी वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि जो पहले अपॉइंटेड मेंबर था उसकी डेथ हो गई है या किसी भी वजह से उसकी सीट वैकेंट है, तो फिर जो दूसरा कैंडिडेट इसके मुकाबले में जो कामयाब कंसिडर हुआ था, कामयाब डिक्लेयर हुआ था, वो बाकी रह जाने वाले अरसे के लिए मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। सबसेक्शन 6, वेयर ऑन कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट देयर इज एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स अमंग टू और मोर देन contesting candidates, the commission shall issue fresh election program for constituency and determine the date of polling which shall not be later than 60 days. अगर 3 या इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स के वोट इक्वल हों तो फिर इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात का ऐलान करेगा और पोलिंग का दिन मुकर्रर करेगा जो कि इस रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के 60 दिन के अंदर अंदर होगा। सेक्शन 97 ने इक्वलिटी ऑफ वोट्स के बारे में बता दिया कि अगर वोट बराबर होंगे तो आधे आधे अरसे के लिए उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा उम्मीदवारों के वोट्स बराबर होंगे तो वोटिंग का प्रोसेस दोबारा होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 98। सेक्शन 98 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करता है। सबसेक्शन 1, on the receipt of final consolidated results from the returning officer, the commission shall within 14 days from the date of the poll publish in the official gazette the name of contesting candidate who has received the highest number of the votes. जब रिटर्निंग ऑफिसर को फाइनल रिजल्ट मौसूल हो जाएंगे तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल गज़ट में उस उम्मीदवार का नाम पब्लिश किया जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और जो मेंबर के तौर पर अपॉइंट हो गया है। सबसेक्शन 2, इसी तरह कमीशन ऑफिशियल गज़ट में हर उम्मीदवार का नाम और उसके हासिल करदा वोटों की तादाद भी पब्लिश करेगा जो कि फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट में मौजूद हैं। सबसेक्शन 3, every candidate shall within 10 days from the poll of election submit a return of election expenses under section 134 and the commission shall notify in the official gazette the result of candidate who fails to submit his return of election expenses. अब जो भी उम्मीदवार अपॉइंट हुआ है उसको इलेक्शन के 10 दिन के अंदर अंदर अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा करवानी होगी एज पर सेक्शन 134। अब सेक्शन 134 हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट ये डिटेल्स जमा नहीं करवाता तो फिर इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसको ऑफिशियल गज़ट के अंदर पब्लिश नहीं करेगा। जो ऊपर हमने बात की थी कि हर उम्मीदवार और उसके कुल वोटों की तादाद जो भी है उसका नतीजा ऑफिशियल गज़ट में दिया जाएगा। सबसेक्शन 4, द कमीशन शैल प्लेस द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 ऑन इट्स वेबसाइट विदिन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट इन द ऑफिशियल गज़ट। कमीशन ऑफिशियल गज़ट में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके नाम के पब्लिश होने के 2 दिन के अंदर अंदर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि जनरल पब्लिक भी इसको देख सके। सो सिंपली सेक्शन 98 ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन जो भी मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं उनका नाम और उनके वोटों की तफसील ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करता है, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की रिपोर्ट भी जमा करवानी ज़रूरी है और फिर साथ ही साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन इलेक्शन
कमीशन की वेबसाइट पर भी पब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 99। सेक्शन 99 बात करता है डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड बाय कमीशन। अब यहाँ पर जो भी दस्तावेजात हैं उनकी हिफाजत और कमीशन की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। So the returning officer shall seal the tamper evident bags provided to him for the purpose after putting in bag the following documents। रिटर्निंग ऑफिसर को इस इलेक्शन प्रोसीडिंग्स के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेम्पर एविडेंट बैग में बंद करने होंगे। अब टेम्पर एविडेंट बैग को इस सेक्शन के एंड में एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1, ballot paper, the packets containing the ballot paper each of which shall be sealed with the seal of presiding officer। पहली बात, बैलेट पेपर्स के जो भी पैकेट्स हैं जो पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील के साथ बंद किए हुए थे और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको वोट की काउंटिंग के लिए खोला था तो वो अपनी सील के साथ इसको बंद करेगा। सेकेंडली, द पैकेट्स कंटेनिंग द काउंटर फॉइल्ड ऑफ द इशूड बैलेट पेपर्स, जितने भी जारी करदा बैलेट पेपर्स हैं उनके पैकेट्स। सेकंड, थर्डली, द पैकेट्स कंटेनिंग द मार्क कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यूज्ड इन द पोल, इसके अलावा जो भी इंतखाबी फहरिस्त है उनकी जो मार्क्ड कॉपीज हैं वो उस बैग के अंदर रखेगा। द पैकेट्स कंटेनिंग द बैलेट पेपर अकाउंट, इसके अलावा बैलेट पेपर अकाउंट्स के जितने भी पैकेट्स हैं वो रखे जाएंगे। द पैकेट्स कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द काउंट, प्रोविजनल एंड फाइनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट एंड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट, इसके अलावा जो वोटों की गिनती के बाद जो पैकेट्स बनाए गए थे, जो रिजल्ट के जो भी पैकेट्स थे, चाहे वो आर्जी नतीजा था या फाइनल नतीजा था, जो भी बनाया गया था उसके जितने भी पैकेट्स होंगे। इसके अलावा द पैकेट्स कंटेनिंग द टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, द टेंडर्ड बैलेट पेपर्स एक्सक्लूड फ्रॉम द काउंट, टेंडर्ड वोटर लिस्ट, चैलेंज बैलेट पेपर्स, द चैलेंज बैलेट पेपर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट एंड स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स। इसके अलावा जो टेंडर्ड बैलेट पेपर्स हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया था या जो रिजेक्ट किए गए थे वो तमाम, चैलेंज्ड बैलेट पेपर और ख़राब शुदा बैलेट पेपर्स के जितने भी मुतलका पैकेट्स हैं वो तमाम, और इसके अलावा लास्ट है सच अदर पैकेट्स एज द कमीशन में डायरेक्ट, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम इस टेम्पर एविडेंट बैग में रिटर्निंग ऑफिसर रखेगा। नाउ एक्सप्लेनेशन है। Tamper evident bag means a bag specially designed approved by commission having one or more indicators which if breached could reasonably be expected to provide visible evidence that tampering has occurred। टेम्पर एविडेंट बैग वो ख़ास बैग होता है जिसमें ऐसे इंडिकेटर्स या ऐसे साइंस होते हैं जो ये बताते हैं कि आया इस बैग को किसी ने खोला है या किसी भी तरह से इस बैग के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, तो वो इंडिकेशन दे दी जाती है। Subsection 2, the returning officer shall in accordance with such procedure as may be prescribed before sealing the bags under subsection 1 endorse in each packet the description of its contents, the date of election for which the contents relate, the name and number of constituency for which the election was held and so on। अब ये बैग सील करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर हर पैकेट के अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है उसकी डिटेल लिखेगा हर पैकेट के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्शन की डेट लिखी जाएगी, अपने अपने हलके का नाम और नंबर लिखना होगा, और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर कमीशन को ये तस्दीक भी देगा कि ये तमाम पैकेट्स का जो बंदोबस्त किया गया है और इनको जो सील किया गया है वो एज पर लॉ किया गया है, यानी कि जो तरीक़ाकार लॉ में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग इनको सील किया गया है। सबसेक्शन 3, द कमीशन शैल अरेंज द स्टोरेज स्पेस अंडर इट्स कंट्रोल एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द टेम्पर एविडेंट बैग्स। कमीशन ऐसी महफूज जगहों का इंतज़ाम करेगा जहां पर ये बैग्स सिक्योर तरीके से रखे जाएंगे। सबसेक्शन 4, टिल द अरेंजमेंट ऑफ द स्टोरेज स्पेसेस आर मेड द सील्ड बैग शैल बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी और सब ट्रेजरी एंड द ट्रेजरी ऑफिसर और सब ट्रेजरी ऑफिसर शैल इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दीज बैग। इफ एनीवन इज फाउंड डैमेज और टेम्पर्ड द कमीशन शैल ऑर्डर एन इंक्वायरी अगेंस्ट द ऑफिसर टू डिटरमिन द कॉज ऑफ टेम्परिंग।
जब तक कमीशन ये महफूज जगह तैयार नहीं कर देती तब तक ये बैग ख़जाने में रखे जाएंगे और जो ख़जाने के अफसर होंगे उनको इन बैग्स की सिक्योरिटी की तमाम जो इंतज़ामात हैं वो करने होंगे। अगर कोई बैग ख़राब हो जाता है या किसी भी तरह से उसमें कोई छेड़खानी की गई हो, ये ज़ाहिर हो कि इस बैग को खोला गया है, तो कमीशन फ़ौरन इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। If the result of inquiry held under subsection 4, the treasury officer is found guilty of the negligence or a willful act, the competent authority shall proceed against the treasury officer for breach of official duty. अगर इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि ट्रेजरी ऑफिसर की गफलत या उसने जानबूझकर इस बैग को किसी तरह से छेड़ा है, तो कमीशन इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करके इसके खिलाफ बाकायदा प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। If upon opening of the tamper evident sealed bag under the order of commission, the election tribunal any of the packets containing the documents specified in subsection 1 is found to have been tampered with, the returning officer with whose seal the packet was sealed shall be dealt in accordance with the provisions relating to breach of duty. अगर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पर ये बैग खोले जाते हैं और ये लगता है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में जो है वो छेड़खानी की गई है, तो मुतलका जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है या पोलिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। नेक्स्ट है द कमीशन शैल रिटेन द डॉक्यूमेंट्स कंटेन्ड इन द पैकेट डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 4 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर डिपॉजिट एंड दे शैल देयर आफ्टर सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल और अदर कोर्ट कॉज देम टू बी डिस्ट्रॉयड। कमीशन इन तमाम पैकेट्स को जितना भी मटेरियल है इनको 1 साल तक महफूज रखेगा और फिर अगर कोई बंदा इन इलेक्शन के ख़िलाफ़ कोई पिटीशन दायर करता है पिटीशन दायर नहीं करता तो इन पैकेट्स को 1 ईयर के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ प्रोवाइजो है, वो कहती है दैट द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द इलेक्शन पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी रिटेन टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटीशन। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन फाइल कर देता है तो फिर जब तक इस इलेक्शन पिटीशन का फैसला नहीं होता तब तक इन तमाम मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो सिंपली सेक्शन 99 ने क्या कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर जितने भी इलेक्शन के कागजात हैं या बैलेट पेपर्स हैं उनको एक ख़ास बैग में बंद करता है, फिर कमीशन इन बैग्स को एक महफूज जगह पर रखता है। अगर कोई इन बैग्स के साथ छेड़छाड़ करता है या ट्रेजरी ऑफिसर की गफलत की वजह से इसमें कोई भी छेड़खानी होती है तो इसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। इन तमाम मटीरियल को 1 साल तक महफूज रखा जाता है। अगर कोई इंतखाबी मुकदमा फाइल कर दे तो फिर उसके फैसले के आने तक इनको महफूज रखा जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 100। सेक्शन 100 बात करता है पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कि अवाम के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किस तरह से करना है। So section 100, the documents retained by the commission under section 99 except the ballot papers shall be open to public inspection at such time and subject to such condition as may be prescribed, and the commission shall upon the application and on the payment of the fee furnish the copy of those documents. कमीशन के पास जो भी डॉक्यूमेंट सेक्शन 99 के तहत महफूज किए गए हैं इनमें बैलेट पेपर्स को छोड़कर बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेंगी, यानी कि जनरल पब्लिक कभी भी आके उन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है। और ये जो इंस्पेक्शन है ये ख़ास टाइम पीरियड के अंदर और उन कंडीशंस के तहत की जाएगी जो कि लॉ ने बताई हैं, यानी कि जो कंडीशंस लॉ ने फिक्स की हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी इंस्पेक्शन की जाएगी। और जनरल पब्लिक में से अगर कोई चाहे तो वो बाकायदा एप्लीकेशन देकर जो भी फ़ी फिक्स्ड हुई है वो फ़ी अदा करके रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करते हुए इन जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपीज़ या इनके एक्सट्रैक्ट जो हैं वो कमीशन से हासिल कर सकते हैं। सो सिंपली सेक्शन 100 ने क्या कहा, बैलेट पेपर्स के अलावा जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनरल पब्लिक को दिखाई जा सकती हैं और जनरल पब्लिक एप्लीकेशन देकर इनकी कॉपीज़ भी हासिल कर सकता है। लेकिन
साथ जो भी कंडीशंस बताई हैं कमीशन की तरफ से उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 101 के ऊपर। सेक्शन 101 बात करता है ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स की पेशगी से मुतालिक ये सेक्शन है। जब कोई भी मुकदमा या कोई भी दरख्वास्त इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चल रही हो तो फिर डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा। सब सेक्शन 1, एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ऑर्डर द ओपनिंग ऑफ द पैकेट्स ऑफ काउंटर फॉइल्स एंड सर्टिफिकेट्स और द इंस्पेक्शन ऑफ एनी काउंटेड बैलेट पेपर्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर पास कर सकता है कि बैलेट पेपर्स और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके पैकेट्स को खोला जाए या जितने भी बैलेट पेपर्स की काउंटिंग की गई है उन काउंटेड बैलेट पेपर्स को दिखाया जाए। सबसेक्शन 2, the election tribunal may refuse to issue order under subsection 1 if it is not likely to have an impact on the result of election। अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ये लगे कि इन बैलेट पेपर्स को देखने के बाद भी इलेक्शन के रिजल्ट पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो ऐसा ऑर्डर पास करने से इनकार कर सकता है। सबसेक्शन 3, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 may be made subject to the condition as to person, time, place and mode of inspection, production of the documents making the order may think expedient। अगर ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करता है तो साथ साथ वो ये भी तय करेगा कि किस वक्त, किस जगह, किस तरीके से और किन लोगों के ज़रिए इन कागजात को या इन बैलेट पेपर्स को दोबारा देखा जाएगा। सबसेक्शन 4, वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 द प्रोडक्शन बाय द कमीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द डॉक्यूमेंट्स रिलेट्स टू द इलेक्शन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हुक्म पर पेश किया जाता है तो उसे ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट इस इलेक्शन से मुतल्लिक है जिसका जिक्र उस ऑर्डर में किया गया है, जो ऑर्डर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने किया है। बैलेट पेपर्स या इनके पैकेट्स पर जो भी लेबल लिखा होगा इसे दुरुस्त माना जाएगा जब तक कि इसके खिलाफ कोई भी प्रूफ पेश ना किया जाए। Subsection 5, the production from the proper custody of the numbered counter file being the signature or thumb impression of the voter shall be prima facie evidence that the voter was the same person whose name was on electoral roll with the same number is written। अगर किसी वोटर के दस्तखत या अंगूठे के निशान वाला बैलेट पेपर मुनासिब तरीके से महफूज जगह से मिल जाए तो इसे इसी तरह से माना जाएगा कि ये वोटर वही शख्स था जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में इस नंबर पर लिखा हुआ था। यानी कि इसको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम था और उसके अकॉर्डिंग इस बंदे ने आकर वोट दिया है और अपना दस्तखत और अंगूठा लगाया है। Subsection 6, save as provided in this section, no person shall be allowed to inspect any rejected or counted ballot paper in the possession of commission। इस सेक्शन में जो भी इजाज़त दी गई है इसके अलावा कोई भी शख्स काउंटेड बैलेट पेपर्स को या काउंटेड वोट्स को नहीं देख सकता जो बैलेट पेपर्स इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में होंगे। सिंपली सेक्शन 101 ने क्या कहा, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल को इख्तियार देता है ये सेक्शन कि अगर उसे लगे तो वो काउंटेड या दीगर जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उनकी स्क्रूटनी का हुक्म दे सकता है, लेकिन अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि इससे इलेक्शन के नतीजे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो इनकार भी कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन की इजाज़त या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बगैर कोई भी आम आदमी इन बैलेट पेपर्स का मुआयना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 102। सेक्शन 102 बाई इलेक्शंस की बात करता है कि जब किसी मेंबर की सीट खाली हो जाए तो फिर नई अपॉइंटमेंट का क्या तरीकाकार है। So when the seat of the member becomes vacant, the commission shall by notification in the official gazette call upon the constituency to elect a person to fill the seat for constituency on such date as may be specified in notification।
जब असम्बली के किसी भी मेंबर की सीट खाली हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट के अंदर जारी करेगा, जिसमें जो मुतलका हल्का है उसको ये कहा जाएगा कि वो इस खाली सीट को फिल करने के लिए अपने लिए एक नया मेंबर अपॉइंट करे। और इस इलेक्शन पर भी वही तमाम लॉ और रूल्स को फॉलो किया जाएगा जो जनरल इलेक्शंस पर किया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इनमें तब्दीली भी की जा सकती है। सब सेक्शन 2, अगरचे सेक्शन 57 में इंतखाबात के मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं उनके लिए डेज को फिक्स किया गया है, फिर भी इन बाई इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो इन स्टेजेस के जितने भी डेज हैं वो खुद तय करेगा और नोटिफिकेशन में बताएगा। सिंपली अगर किसी मेंबर की सीट खाली हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन मुतलका हल्के में बाई इलेक्शंस कराने के लिए जो तारीख है उसका ऐलान करेगा। इस इलेक्शन पर भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे जो जनरल इलेक्शंस के ऊपर होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीली भी कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 103 जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से। द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इन बाई इलेक्शंस इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसीजर फॉर वोटर वेरिफिकेशन, कास्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट टू एक्सेस द टेक्निकल एफिशिएंसी, secrecy, security and financial feasibility of electronic voting machines and biometric verification system and so on। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स चला सकता है। यानी कि ये तजर्बे जो भी हैं, ये जो हमारे मैनुअल तरीक़ाकार है वोटिंग का, उनके साथ साथ किए जा सकते हैं। यानी कि वोटर की वेरिफिकेशन, वोट डालने का तरीका और काउंटिंग का जो मैनुअल तरीका था वो भी साथ साथ मेंटेन रहेगा। लेकिन इन पायलट प्रोजेक्ट्स का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, किस हद तक जो वोटिंग की सिक्रेसी है वो मेंटेन रहती है, सिक्योर कितना है ये तरीक़ाकार, या माली लिहाज से कितना काबिल अमल है। जब ये तजर्बात मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन इसकी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा और फिर गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, कौमी असम्बली और सेनेट में 15 दिन के अंदर अंदर पेश करेगा। सिंपली सेक्शन 103 ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बायोमेट्रिक सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट्स चला सकता है ताकि इनकी सिक्योरिटी, राजदारी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का जायज़ा लिया जा सके और फिर ये जो रिज़ल्ट है वो हुकूमत को दिया जाएगा जो अपने इसे दोनों हाउसेस के सामने रखेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।